हाय फ्रेंड्स, मैं हूं सौरभ पाठक। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं सिडेरोब्लास्टिक अनीमिया के बारे में। चलिए डिटेल में डिस्कस करते हैं सिडेरोब्लास्टिक अनीमिया को। सिडेरोब्लास्टिक अनीमिया होने का कारण है आयरन ओवरलोड। सिडेरोब्लास्टिक अनीमिया मुख्यतः दो कारण से होता है। पहला आनुवांशिक कॉज, जेनेटिक कॉज, दूसरा अक्वायर्ड। आनुवांशिक का एग्जाम्पल है, उदाहरण है XLSA, और अक्वायर्ड का एग्जाम्पल है एल्कोहल, लेड पॉइजनिंग, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स लाइक आइसोनियाजिड। ये देखिए दोस्तों, आप लोगों को समझाने के लिए मैंने ये बना लिया है। कॉजेज, जेनेटिक कॉज, एक्वायर्ड कॉज। जेनेटिक कॉज का उदाहरण होगा XLSA, अक्वायर्ड का एग्जाम्पल होगा एल्कोहल, लेड पॉइजनिंग, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स लाइक आइसोनियाजिड। क्लियर हो रहा है फ्रेंड्स? ओके दोस्तों, अब डिस्कस करते हैं पैथोजेनेसिस ऑफ सिडेरोब्लास्टिक अनीमिया। एक मॉलिक्यूल होता है सक्सिनाइल कोए। सक्सिनाइल कोए बनाता है ALA, एक एंजाइम की उपस्थिति में जिसे कहते हैं ALA सिंथेज। ALA बनाता है पॉर्फोबिलिनोजेन, एक एंजाइम के प्रेजेंस में जिसे कहते हैं ALA डिहाइड्रोजिनेज। पॉर्फोबिलिनोजेन बनाता है प्रोटोपोरफायरिन। अब प्रोटोपोरफायरिन आयरन से कंबाइन करता है किसके प्रेजेंस में? फेरोचिलेटेस के प्रेजेंस में, और बनाता है हीम। ये देखिए दोस्तों, सक्सिनाइल कोए बनाएगा ALA, सक्सिनाइल कोए ALA बनाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम ALA सिंथेज। ALA सिंथेज, उसके बाद ALA से बनेगा पॉर्फोबिलिनोजे इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम ALA डिहाइड्रोजिनेज। फिर पॉर्फोबिलिनोजेन से बनता है प्रोटोपोरफायरिन, और प्रोटोपोरफायरिन कंबाइन करता है आयरन के साथ और बनाता है हीम इन द प्रेजेंस ऑफ फेरोचिलेटेज। प्रोटोपोरफायरिन कंबाइन करेगा आयरन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ फेरोचिलेटेज एंजाइम, बनाएगा हीम। दोस्तों, मैं कोशिश करता हूं आपको एक साथ दिखाने की। देखिए फ्रेंड्स, आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। अब दोस्तों क्या है कि सपोज जो मैंने एंजाइम बताए ALA सिंथेज, ALA डिहाइड्रोजिनेज या फेरोचिलेटेज, इनमें से किसी भी एंजाइम का अगर कमी हो जाएगा तो हीम कम बनेगा और आयरन बढ़ जाएगा। इंक्रीज आयरन जो होता है वो टॉक्सिक होता है इरिथ्रॉइड प्रिकर्सर के लिए, और इसी कारण से फिर यही आयरन सिडेरोब्लास्टिक अनीमिया कॉज करता है। अब ये आयरन जो है न्यूक्लियस के अराउंड माइटोकॉन्ड्रिया होती है। न्यूक्लियस के अराउंड में माइटोकॉन्ड्रिया होती है, पेरी न्यूक्लियर माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। तो पेरी न्यूक्लियर माइटोकॉन्ड्रिया में यह आयरन डिपॉजिट हो जाता है। तो जब ये डिपॉजिट होता है तो ऐसा लगता है रिंग बन गया है, उसे कहते हैं रिंग्ड सिडेरोब्लास्ट। ये देखिए दोस्तों, रिंग्ड सिडेरोब्लास्ट, ये है आपका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अराउंड माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में देखिए डॉट 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 दिख रहा है दोस्तों, डॉट डॉट डॉट, ये देखिए डॉट डॉट, ये आयरन डिपोजिशन हो रहा है। फ्रेंड्स देख रहे हैं आप लोग, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये जो मैंने बनाया है ये न्यूक्लियस है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया में आयरन डिपॉजिट हुआ है। माइटोकॉन्ड्रिया पेरी न्यूक्लियर है, इसीलिए इसका डिपोजिशन भी पेरी न्यूक्लियर होता है। आयरन का डिपोजिशन पेरी न्यूक्लियर, और अल्टीमेटली ऐसा लगता है रिंग बन गया है, इसलिए रिंग्ड सिडेरोब्लास्ट कहते हैं। रिंग्ड सिडेरोब्लास्ट, ये देखिए ये रिंग सिडेरोब्लास्ट बनाएगा। ये देखिए ये रिंग की तरह, यहाँ देखिए दोस्तों, ये रिंग की तरह लग रहा है कि नहीं? न्यूक्लियस के अराउंड लग रहा है रिंग बना हुआ है, इसलिए रिंग्ड सिडेरोब्लास्ट कहते हैं। देखिए यहाँ पर आयरन इन पेरी न्यूक्लियर लोकेशन, ये आयरन है, आयरन ही रिंग के फॉर्म में डिपॉजिट हो गया है, रिंग्ड सिडेरोब्लास्ट। आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा।
ओके फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स आते हैं लैब डायग्नोसिस के ऊपर। लैब डायग्नोसिस में सबसे पहले आप सीबीसी करेंगे, कंप्लीट ब्लड काउंट। उसमें देखेंगे हीमोग्लोबिन डिक्रीज्ड होगा, एमसीवी डिक्रीज्ड होगा, एमसीएच डिक्रीज्ड होगा, एमसीएससी डिक्रीज्ड होगा। फिर आप पेरीफेरल स्मीयर करेंगे, उसमें माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक रेड सेल्स मिलेंगे, माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक रेड सेल्स मिलेंगे, और यहाँ पर कोर्स बेजोफिलिक स्टिपलिंग होगी। कोर्स बेजोफिलिक स्टिपलिंग, बेजोफिलिक मतलब हो गया ब्लू, तो कोर्स बेजोफिलिक स्टिपलिंग मिलेगी। फाइन बेजोफिलिक स्टिपलिंग किसमें मिलती है? मेगलोब्लास्टिक अनीमिया में। और यहाँ पे मिलेगी कोर्स बेजोफिलिक स्टिपलिंग। फिर आप क्या करेंगे? फिर उसके बाद आप करेंगे आयरन प्रोफाइल। आयरन प्रोफाइल में क्या होगा? सीरम आयरन, सीरम आयरन बढ़ा हुआ मिलेगा, इंक्रीज मिलेगा, क्योंकि आयरन ओवरलोड होता है सिरोब्लास्टिक एनीमिया में। सीरम फेरिटिन इंक्रीज्ड होगा। सीरम टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी TIBC, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी डिक्रीज होगा, क्योंकि आयरन ज़्यादा है तो सीरम टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी डिक्रीज हो जाएगा। और सीरम ट्रांसफेरिन सैचुरेशन इंक्रीज हो जाएगा, सीरम ट्रांसफेरिन सैचुरेशन इंक्रीज हो जाएगा। अब आप लोगों के मन में एक सवाल आ रहा होगा, ट्रांसफेरिन सैचुरेशन क्या होता है? तो मैं बता देता हूं ट्रांसफेरिन सैचुरेशन क्या होता है। एक्चुअली दोस्तों होता क्या है कि जो ट्रांसफेरिन है, ट्रांसफेरिन क्या है? ट्रांसफेरिन आयरन का मोबाइल फॉर्म है। ओके, मोबाइल फॉर्म है, आयरन ट्रांसफेरिन के फॉर्म में ही मूव करता है। तो एक्चुअली ट्रांसफेरिन जो है एक्चुअल में 6 आयरन से बाइंड कर सकता है, 6 आयरन से बाइंड कर सकता है, ठीक। लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है? ट्रांसफेरिन, एक ट्रांसफेरिन 2 आयरन से बाइंड करता है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, एक्चुअली में 1 ट्रांसफेरिन 6 आयरन से बाइंड कर सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली 1 ट्रांसफेरिन 2 आयरन से बाइंड करता है। तो आप ट्रांसफेरिन सैचुरेशन निकालेंगे तो बाइंड कर रहा है 2 से और कर सकता था 6 से, तो 2/6 × 100 करेंगे तो ये आएगा 33%। तो ट्रांसफेरिन सैचुरेशन होता है 33%। तो सैचुरेशन मतलब कि जितने से बाइंड कर रहा है डिवाइडेड बाय जितने से कर सकता था इंटू 100। तो ओरिजिनल में 6 से कर सकता था, लेकिन प्रैक्टिकली कर रहा है 2 से, तो 2/6 × 100 ये हो गया 33%। इसे कहते हैं ट्रांसफेरिन सैचुरेशन। ट्रांसफेरिन आयरन का मोबाइल फॉर्म है जिसमें वो ट्रांसपोर्ट होता है, और फेरिटिन और हीमोसिडेरिन स्टोरेज फॉर्म है आयरन का। तो दोस्तों यहां पर मैंने क्या बताया, आयरन प्रोफाइल में सीरम आयरन बढ़ जाएगा, सीरम टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी घट जाएगी, और सीरम ट्रांसफेरिन सैचुरेशन आपका बढ़ जाएगा, और सीरम फेरिटिन भी बढ़ जाएगा। अब दोस्तों आते हैं ट्रीटमेंट पर। इसका जो ट्रीटमेंट है, सिरोब्लास्टिक एनीमिया ट्रीटमेंट है, वो है आयरन चिलेटर्स। आयरन चिलेटर्स की मदद से सिरोब्लास्टिक एनीमिया से बचा जा सकता है। तो दोस्तों ये था सिरोब्लास्टिक एनीमिया के बारे में। दोस्तों मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।